टेंथ शुरू करने से पहले एक नोट आप लिख लो। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है। इसका एक वेक्टर अगर मैं कह रहा हूँ ये है ए वेक्टर और ये मैंने बोला बी वेक्टर है, ठीक है जी। तो अब ये बी वेक्टर है तो सामने इसको भी हमने बोल दिया दिस इज ऑल्सो बी वेक्टर, क्योंकि पैरेलल है। तो ये हो गया एक डायगोनल, ये डायगोनल है, ठीक है। तो अगर इसको हम नेमिंग कर दें ए बी सी डी, ये हमने नेमिंग कर ली पैरेललोग्राम की। तो इन ट्रायंगल ए डी सी, इसमें आप अगर रिजल्टेंट वेक्टर देखें तो आप में से रिजल्टेंट वेक्टर बता सकता है कोई, क्या होगा जी? रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए सी वेक्टर, एंड ए सी वेक्टर इज डायगोनल, यानी डायगोनल 1 विच इज़ ए प्लस बी, ठीक है जी। सबको ये पॉइंट क्लियर है ट्रायंगल्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ, ठीक है। फिर हमने बोला कि ये हमारे पास दिस इज ए वेक्टर, तो ये भी ए वेक्टर होगा। और अब हम दूसरा डायगोनल अगर ले लें, ये डायगोनल है इस बार, तो इस डायगोनल में अगर हम ट्रायंगल फिर से ए बी डी लें, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इस बार ये बी प्लस बी डी, इनका रिजल्टेंट होगा ए डी। तो हम बोलेंगे ए डी, ये पॉइंट सबको क्लियर है ना, ये रिजल्टेंट क्यों होगा? क्योंकि जिस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, हमने बोला इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ये वाले ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है जी। तो इस ट्रायंगल में आप चेक करो रिजल्टेंट कौन सा है, साफ साफ दिख रहा है रिजल्टेंट हमारे पास ए डी वेक्टर है, ठीक है। तो हमने बोला ए डी वेक्टर क्या होगा, ए डी वेक्टर विल बी ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर, और ए डी वेक्टर का मतलब है ए, और ए बी का मतलब है बी, और बी डी का मतलब है सेकंड डायगोनल। तो यहाँ से सेकंड डायगोनल क्या आएगा, दैट विल बी ए माइनस बी। तो यानी पैरेललोग्राम के दो डायगोनल हो गए, एक डायगोनल है ए प्लस बी जब एडजेसेंट साइड्स पता है, और एक डायगोनल होगा ए माइनस बी, ठीक है जी। तो एक बात तो हमने ये बताई कि दो डायगोनल्स उसके क्या क्या होते हैं। दूसरी बात, अगर मैं हाफ d1 क्रॉस d2 करता हूँ, दो डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड, तो क्या आएगा? d1 वेक्टर हमें मालूम है ये है a प्लस बी वेक्टर, और d2 वेक्टर क्या है? a माइनस बी वेक्टर। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करें तो क्रॉस प्रोडक्ट करके हमें क्या मिल रहा है? a क्रॉस a, फिर माइनस a क्रॉस b प्लस b क्रॉस a एंड प्लस b क्रॉस माइनस b क्रॉस b, ठीक है जी। ये मिल गया हमको। तो हमने क्या बोला था? हमने बोला था a क्रॉस a का वैल्यू 0 होता है, b क्रॉस b का वैल्यू 0 होता है। तो फाइनली आपके पास क्या आया? फाइनली हम बोल सकते हैं एक तो ये आया a क्रॉस b, इसको अगर मैं पलट दूं तो ये क्या बन जाएगा? b क्रॉस a हो जाएगा, और दूसरा ये हो गया b क्रॉस a। दैट मीन्स दिस इज ट्वाइस ऑफ b क्रॉस a, ऐसे बोल सकते हैं। तो 2 से 2 कट गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस a बचा,
और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए बोलें चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बोलें, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम होंगे। वेक्टर वाइज जब हम बोलते हैं, वेक्टर वाइज मतलब ए क्रॉस बी बोलते हैं तो ये माइनस बी क्रॉस ए होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों ही सेम होते हैं। तो ए क्रॉस बी, ए और बी क्या है, ए और बी हैं एडजेसेंट साइड्स किसकी, पैरेललोग्राम की। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी जब हम बोल रहे हैं तो ये क्या है, दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दैट मीन्स वी कैन से कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ d1 क्रॉस d2 होता है। कब, जब डायगोनल्स आपको दे रखे हैं। तो अगर आपको डायगोनल वेक्टर दे रखे हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके हाफ करेंगे तो दैट विल बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, ये आपके पास दूसरा इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको याद रखना है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें दो एडजेसेंट साइड्स आपको दे रखी हैं पैरेललोग्राम की। एक साइड है 2i माइनस 4j प्लस 5k, 2i माइनस 4j प्लस 5k, ये हो गया ए वेक्टर। एंड दूसरा हो गया बी वेक्टर विच इज़ i माइनस 2j माइनस 3k, i माइनस 2j माइनस 3k, दिस इज सेकेंड वेक्टर। अब क्वेश्चन ने क्या बोला फाइंड करने के लिए, दो वेक्टर दे दिया, बोल रहा है फाइंड करिए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। इट्स डायगोनल बोला है, डायगोनल्स नहीं बोला है, तो दोनों डायगोनल को निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको कोई भी एक डायगोनल बोला है तो यू टेक इट एज a प्लस बी। ठीक है, तो पहले आप एक डायगोनल, मतलब मेन जो हम डायगोनल लेते हैं दैट इज़ a प्लस बी, तो दोनों को आप प्लस कर लीजिए। तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2i प्लस i, इट इज़ 3i माइनस 4j माइनस 2j, इट इज़ 6j, 5k माइनस 3k, इट इज़ 2k। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिए पहले, तो विच इज़ 9 प्लस 36 प्लस 4, तो 49 आ गया, एंड 49 इज 7। तो डायगोनल का यूनिट वेक्टर क्या हुआ, यूनिट वेक्टर इज 3i माइनस 6j प्लस 2k ओवर 7। एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा उसने बोला था एरिया निकालिए, तो एरिया क्योंकि एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं तो a क्रॉस b इसका मैग्नीट्यूड, तो पहले a क्रॉस b निकालते हैं। a क्रॉस b निकालने के लिए आप डिटर्मिनेंट बनाइए, i j k एंड i a वेक्टर इज 2 माइनस 4 5, 2 माइनस 4 एंड 5, फिर 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3। अब इसका हम डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन पहले ये लेंगे तो 12 प्लस 10, फिर माइनस j ये लेंगे माइनस 6, एंड फिर 1 इंटू 5 माइनस 5, फिर प्लस k, तो फिर ये लेंगे माइनस 4 एंड प्लस 4, तो ये तो ज़ीरो हो गया। तो फाइनली इट इज़ 22i एंड प्लस 11j। तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड इज़ 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर इज़ 484 प्लस 121, तो कितना हो गया ये। या फिर एक तरीका और है कि चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इट इज़ 605 आ गया। ठीक है, एंड 605 का मतलब हो गया आपके पास 11 अंडर रूट 5। अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 2,
और 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों में से 11 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया, एक बचा 2 का स्क्वायर, एक +1, तो 11 का स्क्वायर बाहर आके 11 हो जाएगा, और ये 4 + 1 यानी √5 आ जाएगा। तो बात सेम ही आएगी, ये थोड़ा सा कन्वीनियंट है। इतना स्क्वायर यूनिट्स आप लिख लीजिए, स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका एरिया आ गया, ठीक है जी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th। अब आ जाओ 11th क्वेश्चन। शो दैट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू OX, OY, OZ ये हैं। तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या हुआ, अगर हम इक्वली इंक्लाइंड बोल रहे हैं तो हमने पहले भी शुरू में डिस्कस किया था कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन होता है कि कोई भी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, ठीक है, वो अल्फ़ा है। वाई एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, वो बीटा है। और जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, वो गामा है। तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा, बीटा और गामा जो हैं आपस में इक्वल है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि अल्फ़ा, बीटा और गामा आपस में इक्वल है। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा ये भी आपस में इक्वल होंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है जी। और अगर ये भी इक्वल होंगे, यहाँ पर इक्वल लगेगा, इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसको हमने बोला था दिस इज़ कॉल्ड एल, दिस इज़ एम, दिस इज़ एन। तो एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन हो गया, ठीक है। और एल एम एन क्या होते हैं, किसी को याद है, हमने बोला था कि ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स हैं। तो यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स हैं तो इसका मतलब क्या होगा, एल स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर हमेशा ही 1 होगा। ये इनकी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स हैं। तो यानी आर वेक्टर अगर मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने बोला कि आर वेक्टर है एल आई, एम जे और एन के, ये कोई आर वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा ही 1 होगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर के ही कोफिशिएंट्स कहलाते हैं एल एम एन। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, दैट मीन्स वहाँ से रिजल्ट ही मेरे पास आएगा। और एल एम एन सारे ही इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एम की जगह भी एल स्क्वायर लिख लिया, एन की जगह भी एल स्क्वायर लिख लिया। तो फाइनली इट इज़ 3l स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड एल स्क्वायर इज़ 1/3। तो एल मेरे पास क्या आएगा, दैट विल बी 1/√3। यही एल है, यही एम है और यही एन है, ठीक है जी। हमको यही शो करना है, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY, OZ, तो इनके डायरेक्शन कोसाइंस ये है, ठीक है जी। सबको क्लियर है, बोलो जी। सर जी सर इसे यूनिट वेक्टर कैसे लेट किया हमने? बेटा, हमने बोला था डायरेक्शन कोसाइंस अगर आपको याद हो कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये आर वेक्टर आपको दे रखा है 2i + 6j + 3k, ये आपको आर वेक्टर दे रखा है। तो कैसे हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं, बोलो, याद है आपको, बोलो बच्चे। अगर मुझे इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया आपके पास कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालिए, तो कैसे निकलेगा। 10/मैग्नीट्यूड से। हाँ, तो अब आप इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 7 है। तो 2i + 6j + 3k, और इनको 7 से डिवाइड कर लिया, तो ये यूनिट वेक्टर कन्वर्ट हो गया। तो अब हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस क्या है इसके, 2/7, 6/7, 3/7, यही होंगे कि नहीं होंगे, बोलो। तो यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स हैं वही डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मैंने ये बोला कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस ये हैं तो इनसे क्या मिलेगा हमें, इनसे हमें एक यूनिट वेक्टर मिलेगा,
ठीक है जी। तो इसलिए हमने बोला एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 है और तीनों ही इक्वल हैं, दैट मीन्स 3 एल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो एल स्क्वायर का वैल्यू 1/3 आ गया, तो एल इज़ 1/√3, वही एम है और वही एन है। तो कंक्लूजन, डायरेक्शन कोसाइंस आर 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3, यानी एल भी वही है, एम भी वही है और एन भी वही है। बस ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12th। तो 12th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रा फॉलो कीजिएगा। ए वेक्टर हमें क्या दे रखा, आई प्लस 4j प्लस 2k। क्वेश्चन नंबर 12th, ए वेक्टर है आई प्लस 4j प्लस 2k, ये आपको ए वेक्टर दे रखा है। बी वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस 7k। बी वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस 7k, ये बी वेक्टर दे रखा है। सी वेक्टर है 2i माइनस j प्लस 4k। सी वेक्टर है 2i माइनस j प्लस 4k। ठीक है जी। ये हमें ए बी सी वेक्टर दे रखा है। आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है फाइंड ए वेक्टर डी। एक डी वेक्टर है जिसे हमें फाइंड करना है और उसके लिए क्या दे रखा है, उसके लिए दे रखा है विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। जो डी वेक्टर है वो ए एंड बी पे दोनों पे ही परपेंडिकुलर है। तो अब मैं आपको एक बार क्रॉस प्रोडक्ट याद दिलाऊं। पहले हमने क्या बोला था क्रॉस प्रोडक्ट में, हमने बोला था ए क्रॉस बी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर। सही बात है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने बोला था यूनिट वेक्टर क्या है, ये जो यूनिट वेक्टर है ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि ए और बी दोनों पे ही परपेंडिकुलर है। और ये पूरा का पूरा क्या है, ये एक स्केलर टर्म है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कांस्टेंट नंबर आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एक कांस्टेंट नंबर आएगा, साइन थीटा भी एक कांस्टेंट नंबर आएगा। दैट मीन्स वी कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है जी। और लैम्डा इंटू एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करने से एक और वेक्टर बन गया। सपोज मैंने इसको नाम दे दिया सी। तो यहाँ से आई कैन कंक्लूड कि सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है जी। यहाँ से मैंने क्या बोला कि एक सी वेक्टर आ गया विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो कुल मिलाकर के आपको इस पॉइंट को रिलेट करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला है कि डी वेक्टर ऐसा है जो कि परपेंडिकुलर है ए एंड बी पर, दोनों पर ही परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं डी वेक्टर को सपोज़ ऐसे समझो, जो भी आपका रजिस्टर है, सपोज़ ये आपका रजिस्टर है। ठीक है। तो इस रजिस्टर पे ये एक परपेंडिकुलर वेक्टर, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर हो या फिर ये परपेंडिकुलर वेक्टर हो या फिर यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये सारे वेक्टर्स क्या है, रजिस्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है। जैसे आपने पेन इसके ऊपर रख लिया स्टैंडिंग पोजीशंस में, ठीक है ना। तो एक पेन यहाँ पर रखा है, एक पेन यहाँ पर रखा है, एक पेन यहाँ पर रखा है, तो ये सारे वेक्टर्स क्या हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू दिस रजिस्टर, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब इस प्लेन में कोई भी दो वेक्टर होंगे तो उन वेक्टर पे ये तीनों ही वेक्टर जितने भी मैंने ड्रॉ करे तीनों ही परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि D इज़ वन ऑफ दीज वेक्टर्स, इनमें से कोई भी एक वेक्टर हो सकता है D। और यहाँ पर A और B वेक्टर है कहाँ पर, इस रजिस्टर के ऊपर। ठीक है। तो वी कैन से कि ये तीनों ही जो वेक्टर मैंने ड्रॉ करे हैं ये तीनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो A क्रॉस B मुझे क्या देगा, जब मैंने बोला A क्रॉस B, तो A क्रॉस B मुझे दे रहा है एक वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू A एंड B।
ए एंड बी पे परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी मुझे ये दे रहा है, मान लीजिए ये ए क्रॉस बी है, तो डी भी हमने बोला परपेंडिकुलर है, तो डी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ये हमें गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डी पैरेलल हो गया ए क्रॉस बी के साथ। बोलो जी, ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्योंकि डी वेक्टर और ए क्रॉस बी वेक्टर दोनों ही इस रजिस्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर ये पैरेलल हैं तो आई कैन से कि ये पैरेलल की कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कि दिस इज डी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। ठीक है जी। अब आगे क्वेश्चन ने कुछ और भी दिया है। क्या दिया है? उसने बोला सी डॉट डी इज 15। तो सी वेक्टर ये है और डी वेक्टर हमारे पास ऐसे कुछ आ रहा है। तो सी डॉट डी इज़ 15, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले आप ए क्रॉस बी निकालिए। ए क्रॉस बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, आई जे के। तो आई का कोफिशिएंट हो गया 1, 4 और 2। ए वेक्टर में आई जे के का कोफिशिएंट लिख लिया। बी वेक्टर के हो गए 3, -2 और 7। और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करें तो ये ऐसे हो गया 28 + 4 -j, ये हो गया 7 -6 +k, तो ये हो गया -2 और -12। तो कितना आया? इट कम्स आउट 32i -j -14k। ये आ गया मेरे पास ए क्रॉस बी। ठीक है। तो डी वेक्टर क्या होगा? डी वेक्टर विल बी लैम्डा टाइम्स दिस 32i -j -14k, ये मेरा डी वेक्टर हो गया। अब हम जो गिवन है सी डॉट डी 15, इसको अप्लाई करते हैं। तो सी वेक्टर कितना है? सी वेक्टर है 2i -j + 4k। ये है 2i -j + 4k। इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ, लैम्डा 32i -j -14k के साथ, और इक्वल टू रखेंगे 15। तो यहाँ से लैम्डा मिल जाएगा। तो कितना आया? लैम्डा सबसे आगे हो गया, आई का आई के साथ करेंगे तो इट कम्स आउट 64, जे का जे के साथ करेंगे तो इट कम्स आउट +1, के का के साथ करेंगे तो -56 = 15। तो कितना आ गया जी? ये हमारे पास आ गया 65 - 56 इज 9। तो लैम्डा कितना निकल के आएगा? लैम्डा आ गया 15/9। तो 3 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/3। अब हमें तो डी वेक्टर निकालना था, तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ रख लो फर्स्ट इक्वेशन में। तो डी वेक्टर आ गया हमारे पास। डी वेक्टर इज 5/3 32i -j -14k। तो कितना हो गया? 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसमें चाहे तो ये हो गया 160i -5j और 70k और डिवाइडेड बाय 1/3। ये हमारा फाइनल आंसर है। बोलो जी, सबको समझ में आया कि नहीं आया? डन हो गया आप लोगों का? कंफर्म करिए। डन। ओके। एक्सप्लेन कर दो। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा सबके साथ। क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा था? क्वेश्चन में 3 वेक्टर दे रखे थे ए बी सी। हमें ये 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये हमें गिवन है। फिर क्वेश्चन ने बोला कि डी एक ऐसा वेक्टर है विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ
ए एंड बी। तो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि ए क्रॉस बी क्या देता है। ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर देता है जो कि ए और बी दोनों पे ही परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हमने एक आपका रजिस्टर का एग्जांपल लिया कि सपोज़ ये हमारे पास एक रजिस्टर है आपके पास, और इस रजिस्टर में अलग अलग पोजीशंस पे आपने 3 पेन स्टैंडिंग पोजीशंस में खड़े कर दिए, ठीक है जी। तो इन 3 पेन, ये जो तीनों पेन होंगे, ये तीनों ही पेन इस रजिस्टर के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। दूसरा, ये तीनों ही पेन आपस में पैरेलल भी होंगे। तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं और पैरेलल हैं तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर हो गया, जो कि हमने बोला कि ए क्रॉस बी वेक्टर क्या देता है, एक ऐसा वेक्टर देता है जो कि ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है। इनमें से एक वेक्टर हमने बोल दिया ए क्रॉस बी है, एक वेक्टर हमने बोल दिया डी है। तो जो डी वेक्टर है वो पैरेलल है ए क्रॉस बी के। तो अगर पैरेलल है तो पैरेलल की कंडीशन के हिसाब से डी वेक्टर आ गया हमारे पास लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा सबके साथ। तो लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि डी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के साथ, पैरेलल है ए क्रॉस बी के साथ, ठीक है। क्योंकि ए क्रॉस बी पे परपेंडिकुलर है और डी भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों ही वेक्टर आपस में पैरेलल हो गए। तो डी वेक्टर हमने बोल दिया इस लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी, और सी डॉट डी हमें 15 दे रखा था। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल के हमने ये वेक्टर निकाल लिया, उसके साथ लैम्डा लगा दिया तो डी वेक्टर आ गया। फिर सी डॉट डी हमने लगाया इक्वल्स टू 15, तो वहाँ से लैम्डा आ गया हमारे पास। और अगर लैम्डा आ गया तो लैम्डा का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल लेंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो वहाँ से आपको डी वेक्टर मिल जाएगा। बस यही क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव था कि डी वेक्टर बताइए क्या है। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? फाइन, वैष्णवी ठीक है, आ गया समझ में? ओके। क्वेश्चन नंबर 14 भी इम्पॉर्टेंट है, ज़रा आप लोग फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो दो बातें बोली हैं इसने यहाँ पर। क्या बोली हैं? क्वेश्चन 14 में बोला ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक बात ये बोली है। दूसरा बोला कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैंने लैम्डा मान लिया, ठीक है जी। ये हो गया मैग्नीट्यूड, तो दोनों का हमने लिख लिया गिवन क्या है। उसके बाद हमें शो क्या करना है? शो करना है कि ये जो वेक्टर है कौन सा, ए प्लस बी प्लस सी, ये इक्वली इंक्लाइंड है इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो है, अगर मैं कॉस थीटा लगाऊंगा ए प्लस बी प्लस सी और ए के बीच में तो वैल्यू सेम आएगी। कॉस थीटा लगाऊंगा ए प्लस बी प्लस सी और बी के बीच में तो वैल्यू सेम आएगी। फिर कॉस थीटा लगाऊंगा ए प्लस बी प्लस सी और सी वेक्टर के साथ तो वैल्यू सेम आनी चाहिए। इसका मतलब ये है। तो शो क्या करना है? टू शो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड, इंक्लाइंड मतलब मेकिंग एंगल, ठीक है। इंक्लाइंड विद ए बी और सी, ए बी की सी के साथ बराबर बराबर एंगल बना रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? स्टार्ट हमने बोला था कि अगर ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है तो आप वहाँ पे पहले तो होल स्क्वायर से शुरू करिए। इसके होल स्क्वायर से शुरू करने का पर्पज़ ये है कि हमें ये तो पता है कि तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, और किसके इक्वल है? लैम्डा के इक्वल है। तो इसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं मालूम है, तो इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा हमको होल स्क्वायर करने से। क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab, ए डॉट, मैंने कहा था जब स्क्वायर करते हैं तो डॉट लगता है, क्रॉस नहीं लगता। फिर 2b डॉट सी एंड 2c डॉट ए, ये आ गया। अब इसने बोला म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया और ये ज़ीरो हो गया, यानी तीनों ही टर्म ये ज़ीरो हो गई।
और ए स्क्वायर का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और सी स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो इसका मतलब ये बन गया लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो विच इज़ 3 लैम्डा स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। तो अब यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या निकलेगी? स्क्वायर हटाएंगे तो इट विल बी √3 लैम्डा। ठीक है जी। तो मुझे यहाँ से क्या मिला? मुझे यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड मिल गया। तो a का मैग्नीट्यूड मुझे मालूम है, b का मालूम है, c का मालूम है, क्या है? लैम्डा है। और a प्लस बी प्लस सी का भी मैग्नीट्यूड मुझे मालूम हो गया। अब cos थीटा लगाते हैं। cos थीटा 1 a वेक्टर और a प्लस बी प्लस सी वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ये होगा। तो जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट ओपन करूँगा तो a का a के साथ लेंगे a डॉट ए। तो a डॉट ए मतलब क्या हो गया? हमने पहले ही बताया था कि a डॉट ए का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर a डॉट ए करने से। a डॉट बी ज़ीरो होगा। कोई बताएगा क्यों ज़ीरो होगा? a डॉट बी a डॉट सी ज़ीरो क्यों होंगे जी? परपेंडिकुलर। क्योंकि क्वेश्चन ने दे रखे हैं कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो उनको मैं लिख ही नहीं रहा। नीचे आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो ऊपर से स्क्वायर से एक टर्म नीचे से कट गई, तो सिर्फ क्या बचा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बचा, और नीचे क्या बच गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमने क्या बोला, किसके इक्वल है? लैम्डा के इक्वल है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी अभी हमने निकाला, ये है √3 लैम्डा। तो cos थीटा 1 मेरे पास क्या निकल कर के आया है? यहाँ से आई कैन से कि cos थीटा 1 इज़ 1/√3। ठीक है जी, ये आ गया cos थीटा 1। अब सिमिलरली मैं cos थीटा 2 अगर निकालता हूँ, cos थीटा 2 क्या होगा? b वेक्टर डॉट a प्लस बी प्लस सी, ये होगा cos थीटा 2 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो अब यहाँ पर अगर मैं b डॉट बी करूँगा तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर बनेगा, नीचे से एक मैग्नीट्यूड b कट जाएगा। तो सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह आउटकम यहाँ इस बार ये आएगा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ a ऊपर आया था, यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ b ऊपर आएगा बस। और इसकी वैल्यू भी लैम्डा है, और नीचे इसकी वैल्यू क्या है? √3 लैम्डा। तो सॉल्व करेंगे तो cos थीटा 2 भी मेरे पास सेम आ गया जी, विच इज़ 1/√3। सही है कि नहीं? और फिर cos थीटा 3 निकालें c के साथ, तो cos थीटा 3 ये हो गया c वेक्टर डॉट a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ c एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो ऊपर फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर आएगा, जो कि नीचे से एक c कट जाएगा। तो रिजल्ट ऐसे आ जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ c एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ये रिजल्ट आ गया जी। अगेन दिस इज लैम्डा एंड दिस इज √3 लैम्डा। तो cos थीटा 3 सॉल्व हो करके फिर से क्या आया? 1/√3। तो इन तीनों से ही सेम कंक्लूजन आ रहा है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वली इंक्लाइंड विद a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर। ठीक है जी। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा? फ्रॉम 1, 2 and 3 we can say
we can say a plus b plus c is equally inclined with a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर। बस खत्म। बोलो जी, आ गया सबको समझ? ब्रीफली फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, ज़रा फोकस कीजिएगा अगर किसी को समझ नहीं आया। सबसे पहले तो हमें दे रखा था ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल है। किसके इक्वल है? लैम्डा के इक्वल है। और हमें शो करना था कि ए प्लस बी प्लस सी जो है इक्वली इंक्लाइंड है विद ए बी सी। ठीक है जी। तो क्या किया? सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से हमने शुरू किया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca है। तो क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो लास्ट की तीनों टर्म हमारे पास ज़ीरो आ गई। ये हमारे पास वैनिश कर जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगी। फिर तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर हो गया, 3 लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास। इसके बाद कॉस थीटा 1 लगाया ए और ए प्लस बी प्लस सी के बीच में, जो कि सॉल्व होकर के 1/√3 आएगा। कॉस थीटा 2 लगाया जो अगेन सॉल्व होकर के 1/√3 आया। कॉस थीटा 2 किस में लगाया? बी और ए प्लस बी प्लस सी। कॉस थीटा 3 लगाया सी और ए प्लस बी प्लस सी के बीच में, तो वो भी मेरे पास 1/√3 आया। तो तीनों से हमने ये कंक्लूजन दिया कि ए प्लस बी प्लस सी जो है इक्वली इंक्लाइंड है विथ ए बी सी। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 15 में आपको ये दे रखा है, इनका डॉट प्रोडक्ट इसके इक्वल है। जब भी क्वेश्चन में आपके पास ऐसे लिखा हुआ आएगा इफ़ एंड ओनली इफ, ठीक है, प्रूव दैट और बीच में कहीं इफ़ एंड ओनली इफ आएगा, तो मुझे बोथ वेज इसको सॉल्व करना है। बोथ वेज यानी एक तो ये मुझे प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। कब? जब दे आर परपेंडिकुलर। और फिर इसका कन्वर्स भी करना पड़ेगा कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमने बोला कि इफ़ ए परपेंडिकुलर है बी के साथ, अगर परपेंडिकुलर है, मान लिया पहले परपेंडिकुलर है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए डॉट ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी आएगा। और क्योंकि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो इसका मतलब ये टर्म मेरी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये मेरा प्रूफ दैट हो गया। ठीक है, ये मेरा प्रूफ दैट हो गया। रीज़न दे देंगे क्योंकि ए डॉट बी इज़ ज़ीरो एज ए परपेंडिकुलर है बी के साथ। एक बात, ठीक है। दूसरा, इसका कन्वर्स क्या है कि इफ़ ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल है इसके साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ इसके इक्वल है, तो मुझे शो करना है आप कि दे आर परपेंडिकुलर। तो क्या किया हमने? इसको सॉल्व किया तो ये आ गया ए स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर, ये आ गया 2a डॉट बी। लेफ्ट साइड को सॉल्व किया और लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हमें गिवन है। तो यहाँ से आपके पास ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो रिजल्ट क्या आया? 2a डॉट बी इज़ ज़ीरो और 2a डॉट बी इज़ ज़ीरो, दैट मीन्स a डॉट बी इज़ ज़ीरो एंड फाइनली वी कैन कंक्लूड कि a इज़ परपेंडिकुलर टू b। दैट्स इट। ठीक है जी। तो जिस भी क्वेश्चन में आपके पास इफ़ एंड ओनली इफ आएगा तो आपको एक स्टेटमेंट वैसे सॉल्व करनी है और एक आपको कन्वर्ट सॉल्व करनी है। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 15 बहुत सिंपल है।
अब आ जाओ 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि a डॉट बी इज़ ग्रेटर देन 0, तो थीटा क्या होगा इसका। ठीक है, a डॉट बी इज़ ग्रेटर देन 0, तो थीटा क्या होगा। 16th, a डॉट बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा। ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये होता है ए डॉट बी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को मैं राइट साइड पे डिवाइड कर लूँगा तो क्या आएगा, यहाँ से निकलेगा कॉस थीटा इज़ पॉजिटिव। तो कॉस थीटा इज़ पॉजिटिव यानी कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, कहाँ पर कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे पहले जब बोलते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, तो थीटा विल बी बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से π/2 के बीच में, क्योंकि कॉस थीटा इज़ पॉजिटिव। बस ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी, आया सबको समझ। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत सिंपल था ये भी। फिर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें। फिर आ जाओ 17th क्वेश्चन। 17th में कह रहा है ए एंड बी टू यूनिट वेक्टर्स, दो यूनिट वेक्टर्स है, ए भी और बी भी, दोनों ही यूनिट वेक्टर्स है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम, देन ए प्लस बी इज़ ए यूनिट वेक्टर, तो ए प्लस बी इज़ ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर, तो थीटा मुझे बताना है। तो गिवन क्या है, सबसे पहले 17 क्वेश्चन में गिवन है कि ये यूनिट वेक्टर है यानी इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और इसके अलावा ये भी गिवन है कि ये भी एक यूनिट वेक्टर है, ये भी हमें गिवन है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 हो गया। तो क्योंकि क्वेश्चन में ए प्लस बी इन्वॉल्व हो रहा है तो हम उसके होल स्क्वायर से शुरू कर लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो उसके होल स्क्वायर से हम शुरू करते हैं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 2ab मतलब ए डॉट बी, तो इसका वैल्यू तो 1 है, इसका वैल्यू भी 1 है, बी इसका वैल्यू भी 1 है, और ए डॉट बी को ओपन करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा, तो फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वैल्यू 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का भी वैल्यू 1 है, तो क्या बना, इस 1 से ये 1 कट गया, यहाँ 0 आ गया, 1 प्लस 2 कॉस थीटा बच गया। तो कॉस थीटा यहाँ से क्या निकलेगा जी, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से -1/2 आ गया, तो 1/2 तो है 60 डिग्री, तो नेगेटिव क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस π/3, तो इट इज़ 2π/3, तो थीटा क्या आ गया, 2π/3 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। फिर आ जाओ 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई डॉट जे क्रॉस के। 18th क्वेश्चन में आपको दिया है आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, ये आपको गिवन है। तो हमने बताया था, जब क्रॉस प्रोडक्ट आपको कराया था तब हमने बोला था कि ऐसे एक ऑर्थोगोनल सिस्टम चलता है, राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल सिस्टम, जिसमें क्या होता है, अगर हम आई क्रॉस जे बोलते हैं तो यू गेट के, जे क्रॉस के बोलते हैं तो यू गेट आई, और के क्रॉस आई बोलते हैं तो यू गेट जे। ठीक है जी, ये एक राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल सिस्टम है। तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के जब हम बोलेंगे तो जे क्रॉस के का मतलब आई हो गया, तो आई डॉट आई हो गया, प्लस जे वेक्टर आई क्रॉस के है, यहाँ पर के क्रॉस आई है तो उल्टा है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा, बीच में डॉट है, फिर के डॉट आई क्रॉस जे है, तो आई क्रॉस जे इज़ के, तो आई डॉट आई हमें मालूम है 1 होता है,
जे डॉट जे भी हमें मालूम है 1 होता है, तो यानी ये माइनस हो जाएगा एक तरह से, इट विल बी -1, एंड ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 1, तो 1 और -1 कट गया, तो फाइनली आंसर इज 1। बस ये आपका आंसर आ गया। फिर आ जाओ 18th के बाद, लास्ट क्वेश्चन 19th। आपको थीटा फाइंड करना है, ठीक है जी, और ये हमें दे रखा है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के, ये हमें गिवन है। तो अब अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ओपन करूँ यहाँ पर लेफ़्ट साइड में, तो क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा बनेगा, और राइट साइड पे क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा आएगा। इसमें एन यूनिट वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो दोनों तरफ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये दोनों टर्म्स हमारी कट गई हैं। तो कटने के बाद क्या बचेगा, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा। तो कौन सा एंगल पे दोनों का वैल्यू सेम होता है जी, कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू सेम होता है कौन से एंगल पे, बोलो जी, मालूम है सर आप लोग, 45। 45। तो थीटा यहाँ से क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया, यानी π/4 आ गया। इसको चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते थे, दोनों तरफ cos थीटा डिवाइड करिए तो ये 1 हो जाता है, और राइट साइड पे tan थीटा हो जाता है। तो tan थीटा इज़ 1, दैट मीन्स थीटा इज़ π/4। बस ठीक है जी।